आदित्य क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। सीटेट की क्लास में हम लोग ने जो भी आगे का क्लास देखा था उसके जस्ट आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद हमारे स्टार्ट होने जा रहा है चाल दूरी समय। देखिए चाल दूरी समय से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। तो चाल दूरी और समय, याद रखें इस चैप्टर से अधिकतर टच किया गया है समय को। दूरी और चाल तीनों को भी हल्के फुल्के से हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ से पहली चीज हम लोग आएंगे तो यहाँ से एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो हम लोग इसी फार्मूले को लगा के इस पर करने वाले भी हैं। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, यानी कि ये सूत्र हमारा इसमें लगने वाला है। इसके बाद इसमें एक और फार्मूला आ जाता है दूरी का, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। ये भी फार्मूला लगेगा इसमें। इसके बाद एक और फार्मूला मिल जाएगा यहाँ से समय का, तो हो जाएगा समय बराबर दूरी बट्टे चाल। समय बराबर होगा दूरी बट्टा चाल, भी हम लोग यूज करेंगे इस वाले टॉपिक में। तो इसके बाद हम लोग जस्ट आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद देखें आता है सबसे पहला एक क्वेश्चन इस पर कि यदि एक कार 200 मीटर की दूरी 200 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय करता है, 20 सेकंड में तय करता है, तो चाल किमी पर आवर में क्या होगा? किमी पर आवर में क्या होगा, ये आपके सामने पूछा गया। तो सबसे पहले मुझे चाल का फार्मूला चाहिए। तो चाल बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपके सामने 200 है और 20 से डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और जैसे इसको हम किलोमीटर पर आवर में बदलने जाएंगे तो लिखेंगे 10 गुणे 18 ऊपर 5 नीचे, 5 इसको कट करेंगे 2 बार में कट हो जाएगा, तो 2 गुणे 18। 18 में जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 दूनी 36 किमी पर आवर आएगा। इसमें चाहे तो आप नोट में लिख भी सकते हैं। इसमें नोट में क्या लिख सकते हैं कि अगर 1 मीटर पर सेकेंड हो और इससे मुझे किलोमीटर पर आवर में जाना है, आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में हमारा आंसर आएगा। एक बात और भी नोट कर लेते हैं, अगर आपके सामने 1 किलोमीटर पर घंटा है, इससे मुझे जाना है मीटर पर सेकेंड में, तो आपको मल्टीप्लाई कराना होगा 5/18 से, तब यहाँ से आएगा मीटर प्रति सेकेंड। ये आपको जानना है फिर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी के बेस पर हमारा आ जाएगा, यानी सेकेंड क्वेश्चन आएगा, यदि एक पिंड या एक व्यक्ति 800 मीटर की दूरी 80 सेकेंड में तय करता है। 80 सेकेंड में 800 जो मीटर है, मीटर की दूरी 80 सेकेंड में तय करता है। तो पूछा गया कि व्यक्ति की चाल, अब व्यक्ति की चाल किसमें चाहिए? तो व्यक्ति की चाल किलोमीटर पर घंटे में क्या होगी, अब इस पर बताना आपको किलोमीटर पर घंटे में क्या होगा। इसके लिए एक फार्मूला होगा चाल का, तो चाल बराबर हमें लगाना है दूरी बट्टे समय। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो याद रखें, अगर आपको स्पीड का फार्मूला लगाना है तो स्पीड इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये वाला लगाएंगे फार्मूला। तो इसमें जब हम चलेंगे तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो डिस्टेंस की जब हम बात करें तो डिस्टेंस आपके सामने है 800 मीटर।
डिस्टेंस 800 मीटर है और यहाँ से हमारे पास टाइम कितना है, तो टाइम आपके सामने है 80 सेकेंड। यहाँ से जब हम चाल निकालने चलेंगे तो चाल हमारा हो जाएगा फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा तो डिस्टेंस की जगह पे रख लेंगे 800 और बट्टा हो जाएगा 80। ये इससे कटा और कट कर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और भी मैंने जस्ट बताया था कि जब इससे मुझे जाना होगा किमी पर आवर में तो आपको किससे मल्टीप्लाई कराना होगा 18/5 से। यानी कि आंसर देते समय याद रखेंगे कि आप 10 को लें और 18/5 से गुणा करा दें। 5 से कट करेंगे 2 बार में कट होगा और 2 × 18 आएगा, 18 में 2 से गुणा होगा और आ जाएगा 36 किमी पर आवर। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि 36 किलोमीटर पर घंटा इस व्यक्ति की चाल हो जाएगी। इसके बाद हमारा आता है एक और फार्मूला, उसको भी नोट डाउन कर लेंगे। फार्मूला होता है औसत चाल बराबर औसत चाल, यानी इसको हम बोल सकते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू होगा कुल दूरी, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन, और यहाँ से कुल दूरी आ गया तो यहाँ से देख ले कुल दूरी बटा कुल समय, नीचे हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि नीचे हम लिख सकते हैं टोटल टाइम। अब यहाँ से देखिए औसत चाल के लिए फार्मूला आपका यूज कर सकते हैं, ये वाला आप इस फार्मूले का यूज करके लगाया जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने दे देगा, यदि 240 किलोमीटर की दूरी 240 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय होती है। 240 किलोमीटर की दूरी 9 घंटा में तय की जाती है और अगला 360 किलोमीटर की दूरी 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की जाती है। 6 घंटे में तय की जाती है तो औसत चाल बताइए। औसत चाल यहाँ पर आपके सामने देखिए कुल दूरी बटा कुल समय वाला फार्मूला लग जाएगा। यहाँ से देखिए एवरेज स्पीड इक्वल टू फार्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, अब ये कुल दूरी बटा कुल समय वाला फार्मूला हम लगाएंगे और फिर हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो कुल दूरी बटा कुल समय वाला फार्मूला चलिए लगाते हैं। कुल दूरी हम देखेंगे तो कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी आपका है 240 और प्लस, और अगली हमारी दूरी है 360, यहाँ पे 360 रख लीजिए। अब पूरे का बटा यहाँ पे 9 घंटा है और प्लस, और अगली स्टेप में 6 घंटा है। इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 600 और नीचे हो जाएगा 15। जब इसको इससे काटेंगे तो आ जाएगा 40, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसकी एवरेज स्पीड कितना होगा, तो 40 किमी पर आवर होगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप हमेशा क्या करेंगे कि पहली दूरी यानी इसको D1 मान सकते हैं, और ये आपका है पहला टाइम, इसको T1 मान सकते हैं, और ये वाला आपका दूरी जो है इसको D2 मान सकते हैं, और इसको भी तय करने के लिए एक समय दिया, इसको हम D2 मान सकते हैं। तो फार्मूला आपका होगा कुल दूरी तो D1 + D2 और नीचे टाइम होगा T1 + T2। इस तरीके से आप इसको लगाया जा सकता है। इसके बाद हमारा आता है अगला क्वेश्चन। जस्ट ऐसे क्वेश्चन दे दे, यदि 450 किलोमीटर की दूरी 450 किलोमीटर की दूरी 450 किलोमीटर की दूरी
6 घंटे में तय होता है, 6 घंटे में तय किया जाता है, 6 घंटे में तय किया जाता है, तथा किया जाता है, तथा अगला या अगली, तथा अगली 450 किलोमीटर की दूरी, 450 किलोमीटर की दूरी, 450 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय होता है, 9 घंटे में, 9 घंटे में तय होता है या तय किया जाता है, तय किया जाता है। तो औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल बताइए, औसत चाल बताइए। अब यहाँ पे औसत चाल आपसे पूछा है, यानी कि एवरेज, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको करना क्या होगा? कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है? 450 प्लस, और अगली दूरी आपकी है 550, और नीचे समय रखेंगे तो 6 घंटा प्लस 9 घंटा रखना होगा। तो इस तरीके से हमने देखा, इस तरह से हमने देखा कि आप इसको रख सकते हैं। इसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आंसर देख लीजिए। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1000, और नीचे हो जाएगा 1500, यानी 15। 5 से काटेंगे तो नीचे 3 बार में, ऊपर 2 बार में, यानी 200/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 66 सही 2/3, और यहाँ पर आएगा किलोमीटर पर आवर। तो औसत चाल आप देख रहे हैं कि आपके सामने निकल कर कितना आ रहा है, 66 सही 2/3 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ से इसकी औसत चाल निकल कर आ रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दे दे, यदि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई व्यक्ति 12 घंटे के लिए चलता है, 12 घंटे के लिए चलता है, यदि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई व्यक्ति 12 घंटे के लिए चलता है, जबकि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चाल से 8 घंटे के लिए चलता है, 8 घंटे के लिए चलता है, तो बताइए औसत चाल क्या होगी? बताइए औसत चाल क्या होगी? औसत चाल क्या होगी? देखिए आपके सामने 75 से चला 12 घंटे में, 60 से चला 8 घंटे में, पूछ रहा औसत चाल क्या होगी। तो आप इस प्रश्न में देखेंगे तो पहले दिया है चाल, उसके बाद दिया है समय। तो पहले चाल दिया है 75 किमी पर आवर, और बोल रहा है कि इस स्पीड से वो 12 घंटे के लिए चला है, जो भी व्यक्ति 12 घंटे के लिए चला है। और उसके बाद दूसरा है, अगली दूरी को तय किया है 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और यह 8 घंटे के लिए चला है। तो अब यहाँ से देखिए 75 और यानी कि औसत चाल बराबर होता है, अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, तो होता है कुल दूरी बटा कुल समय। जितनी भी दूरी होता है, जितनी भी डिस्टेंस होता है, उन सबको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो पूरी दूरी को हम जोड़ देंगे तो यहाँ से निकल कर चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं औसत चाल की, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर तो होगा कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी अगर मुझे निकालना है, तो दूरी तो पता ही नहीं है, तो चाल गुणे समय कर देंगे, यहाँ से दूरी चला आएगा। तो यहाँ से दूरी और ये वाली दूरी क्या होगी, एक हो गया 75 × 12,
और एक हो जाएगा 60 गुणे 8, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 480 किलोमीटर, और इसका गुणा कराएंगे तो आएगा 900, यानी कि आ जाएगा 900 किलोमीटर। अब बढ़िया आ गए, तो 900 और प्लस 480, अब पूरे का बटा, एक में 12 घंटा और एक में 8 घंटा, जोड़ेंगे तो आपका होगा 1380 बटा 20, एक कट गया, तो आपका आएगा 138 बट्टे 2, और इसको जब 2 से कट करें, 2 6 के 12, दोनों 18, इस प्रकार से इसकी एवरेज स्पीड कितनी आएगी, 69 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड यहाँ से चली आएगी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आएगा 69 किलोमीटर पर आवर। आप याद रखें, अगर आपके सामने चाल दे दिया, समय दे दिया, तो आप किसको फाइंड आउट कर लेंगे, दूरी को। जैसे यहाँ पे दूरी 900, यहाँ पे दूरी 480, तो कुल दूरी बटा कुल समय वाला फार्मूला लगाया जा सकता है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ इसी के बेस पर, आपके सामने दे दे 60 किलोमीटर की दूरी को, 60 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर की दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है। 60 किलोमीटर की दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है, चाल से तय किया जाता है, तय किया जाता है। तो आप जब देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर मान लेते हैं आपके सामने 60 किलोमीटर की दूरी है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जा रहा है, और आगे चाहे तो एक शब्द और जोड़ देंगे, जबकि 120 किलोमीटर की दूरी को 120 किलोमीटर की दूरी को 120 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जबकि 120 तय किया जाता है, तय किया जाता है, तय किया जाता है। तो बताइए, बताइए औसत चाल क्या होगी, बताइए औसत चाल क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। अब यहां से देखिए आपके सामने क्या क्या चीज दिया है, चाल दिया है, फिर समय दिया हुआ है, नहीं समय नहीं दिया, समय 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 नहीं दिया, राइट, दूरी दिया हुआ है, याद रखिएगा, चाल दिया है, दूरी दिया है और समय। तो यहाँ पे देखिए दोनों फाइंड आउट करना है, दिया हुआ है, बस समय नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से बोला है 60 किलोमीटर की दूरी को वो तय कर रहा है कितने स्पीड से, तो 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। और अगले बार जब हम चलेंगे, अगले बार तो 120 किलोमीटर की दूरी है जो 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय किया जा रहा है। अगर मुझे समय का फार्मूला निकालना था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो पहली बार जब निकालेंगे तो 60/12, जैसे इसको कट करेंगे तो हम लिख सकते हैं पहले जो डिस्टेंस है उसको 5 घंटा का समय लगेगा। आप दूसरी बार जब हम निकालेंगे तो लिखेंगे 120/40, और जैसे इसको कट करेंगे तो यहाँ से 3 घंटे का समय लगेगा। और उसके बाद हम निकाल लेंगे अब एवरेज स्पीड, इसके बाद हम निकाल लेंगे एवरेज स्पीड, इसके बाद होगा एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, TD अपॉन TT। यहाँ से TD कितना होगा भाई, तो 600 किलोमीटर प्लस 180, और TD कितना होगा, TD बोले तो टोटल डिस्टेंस, समय कितना होगा, तो 5 + 3, तो इस प्रकार से हो गया 180/8, 2 से काट लीजिए, 2 से जब काटेंगे तो होगा 90/2 या 4, फिर 2 से काटेंगे तो होगा 45/2, और फिर इसके बाद इसका आंसर आएगा 22.5 किलोमीटर पर आवर। तो 22.5 किलोमीटर पर आवर जो है 22.5 किलोमीटर प्रति आवर जो है इसकी
औसत चाल हो जाएगी। तो आपने इस क्वेश्चन को देखा जिसमें आंसर 22.5 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद देखेंगे अगला हमारा क्वेश्चन इसी की बेस पर। एक और आता है क्वेश्चन इन्हीं के जस्ट ऊपर की, यदि याद रखें, यदि दूरी को तो दूरी को दो बराबर भागों में बांटकर अलग अलग चाल से तय किया गया हो, तय किया गया हो। मान लेते हैं अलग अलग चाल से अगर तय किया गया हो, अलग अलग चाल मतलब हो गया कि S1 और S2। इस पर आपकी औसत चाल के लिए फार्मूला आ जाता है। ये आता है, क्या आता है भाई, देखें औसत चाल के लिए फार्मूला आ जाता है, देखिए क्या, दो गुणे चालों का गुणनफल बटा, और नीचे हो जाएगा चालों का योगफल। तो यहां से देखिए, जैसे क्वेश्चन आपके सामने दे दे, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यदि सबको हटा दीजिए, राम घर से ऑफिस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो मान ले 30 से गया और 80 से वो वापस आया, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो राम की औसत चाल क्या होगी? राम की औसत चाल बताइए। राम की पूछा गया कि बताइए औसत चाल क्या होगा, राम की औसत चाल क्या होगी, बताइए राम की औसत चाल क्या होगी। तो यहाँ से साफ साफ लिखा है कि वो, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर उनका घर है, यहाँ पर उसका ऑफिस है, यहाँ पर घर है और यहाँ पे उसका ऑफिस है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि राम का ऑफिस है और यहाँ पे राम का है घर, घर से ऑफिस जाता है, ऑफिस से फिर घर आता है, तो जितना दूरी पहले जाएगा उतना ही दूरी तो आएगा। तो हम कह सकते हैं अपने दूरी को ये दो बराबर भागों में बांट कर तय कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर उसका घर हो गया, ऑफिस हो गया, तो यहाँ पर मान लेते हैं उसकी ऑफिस है, तो यहाँ पर उसकी ऑफिस होगी और घर यहाँ पर होगा। अब देखें, ये हो गया ऑफिस और उस व्यक्ति का हो गया यहाँ से का, तो 30 से गया और आ रहा है 80 से। तो मैंने साफ साफ बोला है कि 30 से गया 80 से आ रहा है, तो यहाँ पे हम औसत चाल का फार्मूला लगा सकते हैं। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू हो गया दो गुणे चालों का गुणनफल, नीचे होगा चालों का योगफल, 30 में 50 को जोड़ दीजिए तो होगा 2 गुणे 30 गुणे 50, और नीचे जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, 2 से 2 के, इसको काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, और ये गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 150/4, फिर इसको काटेंगे तो आ गया 75/2, अब इसको काटेंगे तो आएगा 37.5, यानी 37.5 किलोमीटर पर आवर आएगा, इसमें इसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है एक और, इस पर क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन और भी पूछता है कि जब एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल के
एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल के 3/5 गुने से चलता है, 3/5 गुने से चलता है तो चलता है तो किसी निश्चित दूरी को तय करने में, किसी निश्चित दूरी को तय करने में, तय करने में किसी निश्चित दूरी को तय करने में 12 मिनट का अधिक समय लगाता है, 12 मिनट का अधिक समय लगाता है, 12 मिनट का अधिक समय लगाता है, लेकिन जब वह अपने सामान्य चाल से चले, लेकिन जब वह शब्द लिख लेंगे ज्यादा से रहेगा, जब वह अपने सामान्य चाल से चले, उसी दूरी को तय करने में चले, तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगाएगा? अब यहाँ से देखिए, एक व्यक्ति जब अपने सामान्य चाल के 3/5 गुने से चलता है, तो 3/5 में याद रखेंगे, एक हो जाएगा अंश और एक हो जाएगा हर। जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अंश और हर को पहले समझ लेंगे। तो अंश आपका हो जाएगा कितना, 3, और हर हो जाएगा आपका 5। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद इसका वास्तविक समय आपसे पूछा गया है। तो वास्तविक समय अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो याद रखिए किसका यूज करना है। सबसे पहले न्यूमरेटर ले लेंगे, यानी कि अंश ले लेंगे, और गुणे यहाँ पे जो भी समय हो, देरी या पहले का समय, अब देरी या पहले का मतलब हो गया कि देरी मतलब चाहे अधिक समय लगे, अब पहले मतलब चाहे कम समय लगे। और नीचे हमेशा हर और अंश का अंतर लेते हैं, हर व अंश का अंतर। तो 4/5 3/5 है, तो 3/5 में आप दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। तो यहाँ से देखिए, रियल अगर आपसे पूछ दे वास्तव में टाइम क्या है, तो इसके लिए अंश के लिए तो 3 ले लो, और साफ साफ करें कि 12 मिनट अधिक समय लगता है, यानी कि 12 मिनट अधिक समय लगता है, तो 12 मिनट को उठा लीजिए। दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो 5 में से 3 जा 2। अब इसी को हल करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ से अगर आंसर हमको निकालना है तो आंसर एक बार देखते हैं क्या निकल कर आएगा। 2 से इसको कट कर लो, 6 आ जाएगा। तो 3 गुणे 6 और 6 18 किलोमीटर। इस तरीके से आप देखेंगे कि 3 छके 18 मिनट में आएगा। तो यहाँ से 18 जो आएगा, ये 18 जो आएगा, ये मैं कह सकता हूँ कि 18 मिनट का समय लेगा। तो जब वो अपने वास्तविक समय से चले तो कितना मिनट का समय लेगा, 18 मिनट का समय लेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, रिपोर्ट क्वेश्चन, यदि 6/5 गुना से चला जाए, 6/5 गुना यदि सामान्य चाल के का 6/5 गुना से कोई व्यक्ति यदि सामान्य चाल का 6/5 गुने से कोई व्यक्ति चलता है तो किसी
किसी निश्चित दूरी को तय करने में, किसी निश्चित दूरी को तय करने में, निश्चित दूरी को तय करने में, तय करने में, तय करने में 12 मिनट का कम समय लगता है। 12 मिनट का कम समय लगता है, यानी कि जैसे हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो जो दूरी तय करेगा उसमें 12 मिनट कम समय लगेगा। 12 मिनट कम समय लगता है, कम समय लगता है, लेकिन 12 मिनट कम समय लगता है, लेकिन जब वही व्यक्ति अपने सामान्य चाल से चले, अपने सामान्य चाल से चले, अपने सामान्य चाल से चले, सामान्य चाल से चले, तो उसी दूरी को अपने सामान्य चाल से चले, अपने सामान्य चाल से चले, तो वही निश्चित दूरी को, वही निश्चित दूरी को, अब यहाँ लिख लीजिए दूरी, वही निश्चित दूरी, अब देखिए यहाँ पे लिखा वही निश्चित दूरी को, अब यहाँ पे लिखा यदि 5/6 गुने से कोई व्यक्ति चलता है तो किसी निश्चित दूरी को तय करने में, किसी निश्चित दूरी को तय करने में 12 मिनट कम समय लगता है, लेकिन जब वही व्यक्ति अपने सामान्य चाल से चले तो वह निश्चित दूरी को तय करने में, निश्चित दूरी को तय करने में कितना समय लगाएगा, ये पूछा गया आपसे। तो यहाँ पे इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बात को याद रखिएगा। तय करने में कितना समय लगेगा, तय करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो सेम इस पर उसी तरीके से इसको भी लगाना है। 6/5 है, 6 हो गया अंश और 5 हो गया आपके सामने हर। तो जब यह अंश हर निकल कर आ गया तो यहाँ से वास्तविक समय निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने अंश है तो अंश ले लेंगे 6 और गुणे, और यहाँ पे 12 मिनट कम समय लगता है तो 12 आ जाएगा, पूरे का डिपेंड, अब बीच का अंतर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कितना समय उसके पास लगेगा। तो वह अगर चल जाए अपने वास्तविक चाल से तो उसी दूरी को तय करने में 72 मिनट का समय लगाएगा। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपका इतने से रिलेटेड इस चैप्टर से आ सकता है। अगले जब हम चैप्टर में एंट्री करेंगे तो इसके बाद हमारा होता है कि एवरेज वाला चैप्टर, जो आपके एग्जामों में पूछा जा सकता है। तो चलिए एवरेज वाले को भी देख लेते हैं। एवरेज देखें, एवरेज बोले तो औसत वाला भी क्वेश्चन कुछ आपके बेसिक पूछे जाते हैं। औसत, इसको बोलते हैं एवरेज, इसको बोलते हैं एवरेज, ठीक है ना। ये औसत जो है औसत, ठीक है। अब देखिए औसत आपका जो आता है इसके लिए फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आपको जानना है। इसे मान लेते हैं कि अगर आपके सामने पूछ दे औसत बराबर होता क्या है, यहाँ पर होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग। जैसे सभी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे तो नीचे हमेशा आपको रखना है कुल संख्या, और नीचे आपको रखना है कुल संख्या। तो जितनी संख्या होगी सभी को जोड़ लेंगे और बटा कर देंगे हम कुल संख्या से, तो यहाँ से औसत का फार्मूला आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन एक मान लीजिए हम रख लें, आपके सामने पूछे 10, 12, 18, 20, 37 और 43, और कद का औसत बताइए क्या होगा।
औसत का औसत क्या होगा? अगर आपसे मान लेते ये वाला पूछा है तो बताइए इसका औसत क्या होगा? 10, 12, 18, 20, 37, 43 का औसत बताइए क्या होगा? हम जानते हैं कि औसत अगर मुझे निकालना है तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे पहले। तो औसत अगर मुझे निकालना है तो सभी को जोड़ना होगा, जैसे 10 प्लस 12 फिर प्लस प्लस फिर होगा 18 फिर प्लस, उसके बाद हो जाएगा 20 फिर प्लस 37 फिर प्लस और उसके बाद 43 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड। जैसे आप सबको जोड़ेंगे तो देखते हैं कितना आएगा। ये तो हो जाएगा 80 80 100 110 और 30 140, यानी इसका मतलब हो गया 140 बट्टा आपका 6 आएगा। 2 से जब इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 70 बट्टे 3। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो औसत निकल कर आएगा वो औसत आपका होगा 70 बट्टा 3। इस तरीके से निकालना है, ठीक है ना? इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आ सकता है? जैसे आपके सामने आ सकता है कि 23 है, फिर 43 है, फिर 55 है, फिर आ सकता है कि मान लेते हैं कि 12 है, फिर 18 है, 18 आ गया, इसके बाद 35 है, फिर 17 है, फिर 37 है। अब पूछ दे का औसत बताइए क्या होगा? का औसत बताएं क्या होगा? अब इसका अगर औसत आपका पूछा हुआ है तो पहले सभी का योग करेंगे और 2 2 4 2 6 2 8 8 से भाग देंगे, का औसत क्या होगा? तो औसत निकालते समय जितना है इस पहले सभी को जोड़ो। 23 प्लस 43 प्लस 55 प्लस, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 12 होगा, 12 प्लस उसके बाद 18 प्लस, उसके बाद 18 के बाद 35 प्लस, फिर 37 प्लस 37, 17 प्लस 37। अब पूरे का डिवाइड लग जाएगा 8 से। अब इसको जोड़ते हैं तो इनको दे दीजिए तो ये बन जाएगा 17 23 40 और इनको दे देंगे तो ये बन जाएगा 80। ये 3 दिया है ना 37, तो इनको दे देंगे तो ये बन जाएगा 40 और प्लस, और इनको दे देंगे तो ये बन जाएगा आपका, ये वाला जाकर 23 में मिला, ठीक है। 23 और 37 मिलेगा 70, 80 मिल जाएगा। इसको मिला देंगे तो 30 बन जाएगा और इनको मिला देंगे तो 90 बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, 17 में जब 23 को मिलाएंगे तो 40, इनको इसमें मिलाएंगे तो 80, इनको मिलाएंगे तो, ठीक है, बट्टा हम कर लेंगे 8। इसको देखते हैं कितना आने वाला है। अब आएगा ये आपका हो गया 120 200 240, ये आपका हो गया 240 बट्टा 30 और जैसे इसको कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। तो आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने कितना आ रहा है? 30 आंसर आ रहा है, ठीक है ना? तो 30 आपका उत्तर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इसके बाद हमारा क्या हो सकता है, ठीक है ना? तो इसके बाद देखिए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। औसत के और भी क्वेश्चन आते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जैसे मान लेते हैं औसत इतना डीपली नहीं जाएगा, बेसिक चीजें आपको जानना है इसमें। जैसे बोल देगा 12 है, 10 है, यहाँ पे 20 है और 37 है, और यहाँ पे मान लेते हैं एक्स दे दें, 37 दे दिया और 37 देने के बाद यहाँ पे 37 दे दिया और यहाँ पे एक्स दे दिया। आप कह दे का औसत, का औसत, का औसत, का औसत 25 हो तो 25 हो तो एक्स का मान बताइए, एक्स का मान बताइए। ये आपसे पूछा है तो बस औसत वाला फार्मूला हम लगा लेते हैं। औसत बराबर होगा सबका योगफल, यानी कि ऊपर होगा 12 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 37 प्लस और एक्स, और नीचे हमारा होगा 2 2 4 1 5, नीचे हमारा हो जाएगा 5
और औसत 25 दिया हुआ है। 25 बराबर होगा, सबको जोड़िएगा तो ये कितना होगा 30, 42 और इसमें 42 जोड़ दीजिए तो ये आपका हो गया 79 प्लस एक्स 5। तो 79 प्लस एक्स बराबर 125 होगा और x बराबर हो गया 125 में से 79 को माइनस कर दीजिए। इसे माइनस करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा। इधर साइड में 21 उधर 25, 21 25 यानी 46 और आंसर x की वैल्यू आ गया 46। ये आपका आंसर होगा 46, ठीक है ना। तो 46 इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ रहा है। इसके बाद देखिए एक और चीज जान लीजिए, एक और क्वेश्चन दे दे, यदि यदि 60 संख्याओं का औसत 60 संख्या का औसत 60 संख्याओं का औसत 72 है। 60 संख्याओं का औसत 72 है। यदि प्रत्येक संख्या में यदि प्रत्येक संख्या में प्रत्येक संख्या में अब देखिए 72 हो गया तो यहां से बोला गया है कि 60 संख्याओं का औसत 72, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़कर प्रत्येक संख्या में 12 जोड़कर जैसे इसमें 12 जोड़ेंगे औसत में ये बन जाएगा 84। 12 जोड़कर 7 से भाग दिया जाए, 7 से भाग दिया जाए तो औसत क्या होगा। औसत क्या, अब यहां से देखिए वाला क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे कह रहे 60 संख्याओं का औसत 72, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़कर 7 से भाग दिया जाए तो औसत क्या होगा। अब इसमें कह रहे कि कितना जोड़कर, तो कह रहे 12 जोड़कर आप 7 से भाग दें तो बताइए नया औसत क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे तो केवल औसत को उठा लेंगे, संख्या से कोई मतलब है नहीं। तो जैसे औसत को हम उठा लेंगे तो औसत हो जाएगा 72 और आंसर देते समय बस आपको करना क्या है कि 72 ले लेना है, जो औसत 72 ले लेना है और कह रहे कि इसमें 12 जोड़कर और किससे भाग दें, कह रहे कि आप इसके बाद 7 से भाग दें। तो ये जैसे हम भाग देने लायक बनाएंगे तो 84 हो जाएगा, जिससे भाग देंगे तो आ जाएगा 12। तो यानी कि औसत हम कितना बोल सकते हैं, 12 बोल सकते हैं, ठीक है ना। औसत हम 12 बोल सकते हैं, यानी कि इस पर आपका 12 हो सकता है औसत एवरेज, ठीक है। इसके बाद औसत 12 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए इसके ऊपर। इसके बाद जब जब हम लोग देखेंगे औसत पे कि तो इस प्रकार से आपने देखा कि औसत इस तरीके से निकालते हैं। इसके बाद और भी औसत के लिए कुछ चीजें आपको जानना पड़ेगा। आपको नोट में चाहे तो कुछ बातें भी लिख लीजिए। नोट में ये लिखना है यदि यदि संख्याएं, नोट में आपको ये लिखना है कि यदि संख्या समान अंतर पर आगे बढ़ रही हो, समान अंतर पर आगे चल रही हो या आगे बढ़ रही हो, आगे बढ़ रही हो तो आपसे पूछा जाए कि बताइए अब औसत क्या हो सकता है। तो औसत अगर यहां से निकालना हो तो औसत निकाल सकते हैं प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, तब 2 लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, जैसे 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, 15 हो और 18 हो, इसका एवरेज अगर पूछा जाए, पूछ दे का औसत बताइए, औसत बताइए क्या होगा। तो औसत के लिए हम यूज कर सकते हैं प्रथम प्लस अंतिम बाई 2। तो प्रथम प्लस अंतिम बाई जब हम 2 यूज करेंगे तो याद रखें कि इसमें आपको यूज करना है प्रथम प्लस अंतिम बाई 2। चलिए देखते हैं कितना हो सकता है इसका। तो यहाँ से जैसे हम ले लेंगे प्रथम 3 होगा, अंतिम 18 होगा, तो जोड़ेंगे तो आपका होगा 21/2, काटेंगे तो आएगा 10.5। तो एक और एग्जाम्पल में ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल आपके सामने मान लेते हैं, संख्या कुछ इस तरीके से दे दे 10, 14,
18, 22, 26, 30, इस तरीके से अगर कोई संख्या दे रहा है, जैसे चर के डिफरेंस पे अगर संख्या आगे बढ़ रही है तो आपसे पूछेगा का औसत बताइए क्या होगा। अगर इसका आपको औसत अगर निकालने के लिए पूछ दिया जाए कि बताइए क्या होगा, तो समान डिफरेंस पर जैसे चलेगा तो प्रथम ले लीजिए और अंतिम ले लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो 40 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 20। इस तरीके से संख्याएं हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद इसी के जस्ट बेस पर एक क्वेश्चन आता है कि बताइए 7 के प्रथम 20 गुर्जों का औसत क्या होगा। गुर्जों का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 7 के प्रथम, अब यहाँ देखिए बोला है 7 के प्रथम 20 गुर्जों का औसत। तो कितने गुणज लेने हैं, 20 गुणज लेना है, वो भी स्टार्टिंग वाला। तो 7 गुणे 1, 7 का प्रथम गुणज होगा 7, दूसरा गुणज होगा आपका 14, तीसरा गुणज होगा 21। तो इसलिए हम जब चलते जाएंगे तो 20वां गुणज हमारा होगा 7 गुणे 20 से, यानी 140। आपको बस फर्स्ट और लास्ट वाला नंबर आपको यूज करना है, तो इन दोनों का लेकर हम औसत निकाल लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। तो औसत बराबर हो जाएगा 7 प्लस 140 और बट्टा 2, तो हमारा होगा 147 बट्टे 2। और जैसे इसको काटेंगे तो 3, यानी 7 होगा 2 सत्ते 14, यानी आपका आंसर होगा 73.5। बस। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। एक और क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आ सकता है कि प्रथम 40 कामा, अब प्रथम 40 क्या लेना है, तो प्रथम 40 8 के गुर्जों का, 8 के गुर्जों का औसत क्या होगा। क्या, तो प्रथम 40, तो 8 का पहला गुणज हो गया 8, इस प्रकार से 8 का दूसरा गुणज हो गया 8 दूना 16, डॉट डॉट डॉट, और 8 का 40वां गुणज हो जाएगा 8 चौके 32, 320। और इन दोनों पर हम लोग औसत निकाल देंगे। जैसे इन दोनों पर औसत निकालने हम चलेंगे तो प्रथम प्लस अंतिम और बटा 2, तो जैसे इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 328 में 2 से डिवाइड लगा लीजिए, तो होगा आपका 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, आंसर हो गया 164। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा होगा जो इसके बाद ये हो जाएगा 5 के प्रथम 7 गुर्जों का औसत क्या होगा। 7 गुर्जों का औसत, तो 7 का 5 का प्रथम गुणज 5 होगा और 5 का 7वां गुणज हो जाएगा 7 पचे 35। यहां से आगे बढ़ जाइए, जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहां से हमारा एवरेज होगा, एवरेज निकालने के लिए प्रथम प्लस अंतिम बट्टे 2, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 40 बट्टे 2 और कट कर आंसर आ जाएगा 20 आंसर। ठीक है। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद देखिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि बताइए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, इस बात को जानेंगे। तो प्रथम 10 प्राइम नंबर, तो प्रथम 10 प्राइम नंबर का औसत क्या होगा, का औसत बताइए। तो यहां से लिख सकते हैं प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सा होगा, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 नहीं होगा, सॉरी 15 नहीं होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। तो ये आपके सामने 10 अभाज्य संख्या आ चुका है।
और इसका औसत अगर पूछ रहा है तो इसमें कोई रूल नहीं काम करेगा, इसके लिए आपको बेसिक से ही जाना पड़ेगा। तो औसत निकालने के लिए पहले सभी को जोड़ दें, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 90 प्लस 20 प्लस 29। अब तब हम 10 से डिवाइड लगा लेंगे, तो जोड़िएगा कितना आएगा, तो जोड़ देते हैं इन सभी को। जोड़ना भी बहुत बड़ा दिक्कत है, जोड़ते हैं। इसको जोड़ दीजिए इसमें, इनको जोड़ दीजिए यहाँ पे। जैसे 29 में 11 जोड़ेंगे और जो जहां तक जोड़ा जाए उसको जोड़िए। 3 2 5 5 5 10, देखिए 3 2 5 5 5 2 2 7 17, तो 17 यहाँ तक हो गया, 17 यहाँ तक हो गया। इसके बाद जब हम आगे जाएंगे 3 2 5 5 10 17, 11 में जब 29 जोड़ देंगे तो ये तो हो जाएगा 40, ये तो हो गया 40। चलिए 13 में, अब 13 ले लीजिए, ऐसा ही कैसे 13 ले लीजिए। 17 में जब 23 को जोड़ेंगे तो 7 दे देंगे 30, 40 से भी हो जाएगा, और प्लस लास्ट में हम 19 रख लेते हैं। पूरे का बटा हमारा हो गया 10, इनको जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। तो 30 प्लस 40 प्लस 40 और प्लस 19, पूरे का बटा हमारा 10 है। अब चलिए जोड़ते हैं, 80 110 120 129, तो हो गया 129 बटा 10, और आंसर आ जाएगा 12.9 आंसर। ये वाला आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि जोड़ा गया है कितना आपका आएगा, तो 129 बटा 10, तो 129, तो इस तरीके से 12 तो यहां से देखिए 29.9 आपका आंसर आ रहा है। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा सकता है, जिससे कहेगा 5 क्रमागत, जैसे देखिए यहां से आपसे पूछ सकता है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्या का औसत 19 है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी, तो यहां पर बोला है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या। तो जब 5 रहेगा तो आपको 1 2 3 4 5 लाइन ड्रॉ करना है। याद रखें, ये जो औसत होता है 9, ये संख्या हमेशा बीच वाली संख्या को दर्शाता है, यानी कि बीच वाली संख्या को दर्शाएगा, बीच वाली संख्या को दर्शाएगा। तो बीच वाली संख्या को दर्शाएगा 19, यानी बीच वाली संख्या आपकी हो गई 19। अब प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं ये एक एक के डिफरेंस पर चलती है। अगली संख्या 20, इसकी अगली 21, पीछे आएंगे तो 18, इसके पीछे आएंगे 17। तो बोल रहा है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो आंसर आ जाएगा 21। इसी के बेस पर एक क्वेश्चन और मैं अगर पूछ दे अगर आपसे कि बताइए, अगर आपसे पूछ दे ऐसे 11 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, 11 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत 11 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत 27 हो तो, 27 हो तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, इस बात को याद रखिएगा, इसको नेचुरल नंबर बोला जाता है। प्राकृतिक संख्या क्या होगी, इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
और 10 के बाद 11, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 इधर हो गया और 5 इधर हो गया, तो बीचों बीच में बैठ जाएगा औसत, यानी 27। पीछे आएगा तो हो जाएगा 26, फिर आएगा 25, फिर आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 23, ये आ जाएगा 22, और 22 आपका आंसर होगा। आगे निकालना है तो हो जाएगा 28, फिर 29, फिर 30, 31 और 32। तो आपसे छोटी संख्या पूछा है तो छोटा कितना हो जाएगा, 22 होगा, इसलिए 22 आपका आंसर है। ठीक है ना, तो 22 आपका आंसर होगा। तो औसत से रिलेटेड इतने आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। और भी इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और भी लेकर दिखा देता हूं। अब आपके सामने जैसे मान लेते दे दे 6 क्रमागत, दे दे 6 क्रमागत, 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्या का औसत, प्राकृतिक संख्या का औसत, प्राकृतिक संख्या का औसत, जैसे यहाँ पे लिख देता हूं 32.5। वो तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। इसलिए 1 2 3 4 5 6, और बीचों बीच वाली संख्या यहाँ पर मिलेगी ये वाला, तो बीचों बीच वाली संख्या ये वाला होगा, क्योंकि बीच वाली संख्या ही हमेशा औसत को दर्शाती है, औसत को दर्शाती है। तो बीचों बीच में हमारा हो गया 32.5। तो इस 32.5 में इस 32 को उठा के यहाँ पर रख लीजिए, और ये वाली संख्या हो जाएगी 33, 33 होगी। तो अगली संख्या हमारी जगह 31, 30, 34 और ये हो गया 35। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो हम आंसर देंगे 32, 30 हो गए आंसर। तो इस तरीके से इसको निकाला जा सकता है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले सेशन के साथ। जय हिंद।